क्या यह सच हो सकता है? क्या इंसान की सोच इतनी गलत हो सकती है? आज जब मैं अपने घर की खिड़की से बाहर देखता हूं तो मेरी आंखों में आंसू हैं, लेकिन ये आंसू दुख के नहीं, ये आंसू उस पछतावे के हैं जो एक शिक्षक को तब महसूस होता है जब उसे पता चलता है कि वह पूरी जिंदगी एक झूठ को सच मानता रहा। मैं एक शिक्षक हूं, 35 साल हो गए मुझे बच्चों को पढ़ाते हुए। मैंने दुनिया देखी है, बड़े बड़े देश घूमे हैं। मेरा मानना था कि सभ्यता और संस्कार सिर्फ पश्चिम में या विकसित देशों में ही मिलते हैं, लेकिन मुझे नहीं पता था कि एक देश ऐसा भी है जिसे दुनिया भारत कहती है, जो खामोशी से अपनी महानता की कहानी लिख रहा है। 6 महीने पहले की बात है, हमारे स्कूल में स्टाफ मीटिंग चल रही थी। एजेंडा था कि इस साल बच्चों को स्टडी टूर पर किस देश ले जाया जाए। जैसे ही प्रिंसिपल साहब ने स्क्रीन पर इंडिया भारत का नाम दिखाया, पूरे हॉल में सन्नाटा छा गया। मेरे हाथ से पेन छूट गया। भारत क्यों? वहां तो सिर्फ धूल है, गर्मी है और गरीबी है। मैंने टीवी पर देखा था कि वहां सड़कों पर गायें घूमती हैं और ट्रैफिक का कोई नियम नहीं होता। मैंने खड़े होकर विरोध किया। मैंने कहा, सर, हम अपने बच्चों को वहां क्यों भेज रहे हैं? क्या हम उन्हें यह सिखाना चाहते हैं कि भीड़ में कैसे धक्का मुक्की की जाती है? वहां न तो साफ पानी मिलेगा, न ही ढंग का खाना। सुना है वहां बीमारियां बहुत फैलती हैं। बच्चों की सुरक्षा का क्या होगा? मेरे साथ कई और शिक्षकों ने भी सहमति जताई। अभिभावकों, पेरेंट्स की एक मीटिंग बुलाई गई। वहां तो हंगामा ही हो गया। एक अमीर पिता ने कहा, मेरा बेटा एसी के बिना एक पल नहीं रहता, आप उसे भारत की गर्मी में ले जाना चाहते हैं? एक मां ने कहा, मैंने सुना है वहां बहुत शोर होता है और वहां के लोग विदेशियों को सिर्फ ठगना जानते हैं। मैं अपनी बेटी को वहां नहीं भेजूंगी। लेकिन स्कूल का बजट कम था। यूरोप या अमेरिका जाने के लिए प्रति छात्र बहुत पैसा लग रहा था, जबकि भारत की यात्रा हमारे बजट में थी। मजबूरी में, बिना मन के, हमने फैसला किया कि हम भारत जाएंगे। जिस दिन हमें निकलना था, मेरा मन भारी था। मैंने अपनी पत्नी से कहा, ये 10 दिन मेरी जिंदगी के सबसे बुरे दिन होने वाले हैं। बस किसी तरह वक्त बीत जाए और हम सही सलामत वापस आ जाएं। मैंने अपने सूटकेस में बहुत सारी दवाइयां, पानी की बोतलें और खाने के पैकेट रख लिए थे। मुझे लगा वहां शायद पीने का साफा पानी भी नसीब न हो। मेरे दिमाग में भारत की जो तस्वीर थी वो पुरानी फिल्मों की तरह थी, टूटी सड़कें, झुग्गियां और लाचार लोग। मुझे क्या पता था कि मैं जिस विमान में बैठ रहा हूं वह मुझे किसी दूसरे देश नहीं बल्कि एक नई दुनिया में ले जा रहा है। विमान ने उड़ान भरी। 5 घंटे बाद पायलट ने घोषणा की कि हम इंदिरा गांधी अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे नई दिल्ली पर उतरने वाले हैं। मैंने खिड़की से नीचे देखा। मुझे उम्मीद थी कि नीचे अंधेरा होगा या बेतरतीब रोशनी दिखेगी, लेकिन नीचे का नजारा देखकर मेरी आंखें फटी की फटी रह गईं। रोशनी का एक समुद्र था, जैसे दिवाली की रात हो। चौड़ी सड़कें, कतार में लगी लाइटें और एक व्यवस्थित शहर। विमान लैंड हुआ। जब हम हवाई अड्डे के अंदर दाखिल हुए तो मेरे कदम रुक गए। क्या यह वही भारत है जिसके बारे में मैंने सुना था? यह हवाई अड्डा तो हमारे देश के हवाई अड्डों से भी कहीं ज्यादा भव्य और सुंदर था। विशाल हॉल, चमकती हुई फर्श और दीवारों पर बनी सुंदर कलाकृतियां जो भारत की संस्कृति को दर्शा रही थीं। जगह जगह सूर्य नमस्कार की मूर्तियां और बड़े बड़े हाथ जो मुद्राओं में थे, वे यात्रियों का स्वागत कर रहे थे। सबसे बड़ी बात जो मैंने नोटिस की वह थी वहां के कर्मचारी। इमिग्रेशन काउंटर पर बैठे अधिकारी के चेहरे पर एक सौम्य मुस्कान थी। जब मेरी बारी आई तो उसने मेरे पासपोर्ट पर मुहर लगाते हुए दोनों हाथ जोड़कर कहा, नमस्ते, भारत में आपका स्वागत है, अतिथि देवो भव। उसका लहजा इतना विनम्र था कि मुझे थोड़ी शर्म महसूस हुई। हम अपने देश में इतनी व्यस्तता में रहते हैं कि अजनबियों को देख मुस्कुराना भी भूल जाते हैं। बाहर निकलते ही एक और झटका लगा। मुझे लगा था कि बाहर टैक्सी वाले हमें घेर लेंगे, शोर मचाएंगे और हमारा सामान खींचेंगे, लेकिन वहां सब कुछ एक सिस्टम से चल रहा था। ऐप आधारित टैक्सियां कतार में खड़ी थीं। कोई शोर नहीं, कोई धक्का मुक्की नहीं। हमारी बस आई, एक वातानुकूलित अत्याधुनिक बस। हम उसमें बैठे और दिल्ली की सड़कों पर निकल पड़े। मेरे छात्र जो पहले बहुत उदास थे, अब खिड़कियों से बाहर देख रहे थे और हैरान हो रहे थे। चौड़ी सड़कें, हरियाली और गगनचुंबी इमारतें। लेकिन सबसे ज्यादा हैरान करने वाली बात यह थी कि उन आधुनिक इमारतों के बीच भी पुराने मंदिर, मस्जिद और गुरुद्वारे पूरी शान से खड़े थे। आधुनिकता और परंपरा का ऐसा संगम मैंने कहीं नहीं देखा था। अगली सुबह
नाश्ते के बाद हम शहर घूमने निकले। गाइड ने हमें बताया कि हम मेट्रो ट्रेन से सफर करेंगे। मेरा दिल बैठ गया। मैंने YouTube पर भारत की ट्रेनों के वीडियो देखे थे जहां लोग दरवाजों पर लटके रहते हैं। मैंने सोचा अब तो हम गए। लेकिन जब हम मेट्रो स्टेशन के अंदर गए तो मुझे अपनी आंखों पर विश्वास नहीं हुआ। वह स्टेशन किसी भी यूरोपीय देश के स्टेशन से ज्यादा साफ और आधुनिक था। हर 2 मिनट पर ट्रेन आ रही थी। लोग कतार में खड़े थे। जैसे ही हम ट्रेन में चढ़े वहां एकदम सन्नाटा और ठंडक थी। एक घोषणा हुई, अगला स्टेशन राजीव चौक है। सब कुछ स्वचालित था। वहां लिखा था वरिष्ठ नागरिकों और महिलाओं के लिए सीटें आरक्षित हैं। और मैंने देखा कि जैसे ही एक बुजुर्ग व्यक्ति ट्रेन में चढ़े, एक युवा लड़का तुरंत खड़ा हो गया और उन्हें अपनी सीट दे दी। यह देखकर मेरे अंदर कुछ हुआ। हमारे देश में हम युवाओं को सफलता सिखाते हैं, पैसा कमाना सिखाते हैं, लेकिन क्या हम उन्हें बड़ों का सम्मान करना सिखाते हैं? उस लड़के के चेहरे पर कोई एहसान का भाव नहीं था, यह उसके संस्कार थे। मैंने अपने छात्रों की तरफ देखा, वे भी यह सब देख रहे थे। दोपहर को प्यास लगी तो हम सड़क किनारे एक नारियल पानी वाले के पास रुके। मैंने सोचा अब तो परेशानी होगी। मेरे पास भारत की करेंसी रुपए खुले नहीं थे। मैंने अपनी जेब टटोली और सोचा कि यह गरीब आदमी कैसे विदेशी नोट या कार्ड स्वीकार करेगा। मैंने उससे इशारों में पूछा। वह मुस्कुराया। उसने अपनी रेहड़ी पर लगा एक छोटा सा क्यूआर कोड दिखाया और कहा, सर स्कैन कर लो। मैं सन्न रह गया। एक सड़क किनारे खड़ा नारियल पानी बेचने वाला डिजिटल पेमेंट ले रहा है। मैंने अपने देश में देखा है कि बड़ी दुकानों में भी कभी कभी कार्ड मशीन काम नहीं करती, और यहां भारत का एक आम आदमी तकनीक का इस्तेमाल इतनी आसानी से कर रहा है। गाइड ने बताया कि भारत में अब सब्जी वाले से लेकर रिक्शा वाले तक सब डिजिटल हो गए हैं। यह दुनिया का सबसे बड़ा डिजिटल क्रांति वाला देश बन चुका है। मेरी जेब में रखा कैश धरा का धरा रह गया। मैंने अपने फोन से पेमेंट किया और 1 सेकंड में आवाज आई, पेमेंट प्राप्त हुआ। यह सिर्फ तकनीक नहीं थी, यह एक बदलते हुए आत्मनिर्भर भारत की तस्वीर थी। शाम को हम एक प्राचीन मंदिर गए। वहां हजारों की भीड़ थी। मुझे लगा कि भीड़ में धक्के लगेंगे, पसीना आएगा और गंदगी होगी, लेकिन वहां का अनुशासन देखने लायक था। लोग लाइनों में थे, जूते चप्पल एक जगह जमा हो रहे थे। मंदिर के अंदर की शांति अवर्णनीय थी। घंटियों की आवाज और मंत्रों के उच्चारण ने मेरे मन की सारी बेचैनी धो दी। वहां प्रसाद बंट रहा था। मैंने देखा कि एक बहुत अमीर दिखने वाला आदमी जिसने ब्रांडेड कपड़े पहने थे, वह जमीन पर बैठकर वही खाना खा रहा था जो उसके बगल में बैठा एक गरीब मजदूर खा रहा था। मंदिर के रसोईडे में लोग स्वेच्छा से सेवा कर रहे थे। कोई सब्जियां काट रहा था, कोई बर्तन धो रहा था। यह सेवा भाव कहां मिलता है आजकल? गाइड ने बताया, सर भारत में हम मानते हैं कि अन्नदान महादान है। यहां कोई भी भूखा नहीं सोता। हमारे गुरुद्वारों और मंदिरों में लंगर मुफ्त भोजन की परंपरा सदियों से है। मैं होटल के कमरे में वापस आया और रात भर सो नहीं सका। मैं तो यहां कमियां निकालने आया था। मैं तो यह साबित करने आया था कि मेरा देश बेहतर है। लेकिन पहले ही दिन भारत ने मेरे अहंकार पर चोट कर दी थी। यह देश गरीब नहीं है। यह देश तो संस्कारों और मानवता से इतना अमीर है कि हम इसकी कल्पना भी नहीं कर सकते। लेकिन असली चमत्कार तो अगले दिन होने वाला था। अगले दिन हमें भारत की शिक्षा व्यवस्था और विज्ञान की प्रगति देखनी थी। मुझे लगा था कि वहां टूटी हुई बेंच और ब्लैक बोर्ड होंगे, लेकिन मुझे क्या पता था कि मैं उन बच्चों से मिलने वाला हूं जो कल की दुनिया चलाने वाले हैं। अगली सुबह जब हमारी बस एक सरकारी विद्यालय के गेट पर रुकी तो मेरे मन में फिर से वही पुराने सवाल उठ रहे थे। मैंने सोचा था कि यहाँ टूटी हुई छतें होंगी, बच्चे शोर मचा रहे होंगे और पढ़ाई के नाम पर सिर्फ समय बर्बाद हो रहा होगा। लेकिन गेट के अंदर कदम रखते ही मुझे एक अजीब सी शांति महसूस हुई। सुबह के 8 बज रहे थे। प्रार्थना सभा चल रही थी। हजारों बच्चे कतारों में आंखें बंद किए खड़े थे। कोई धक्का मुक्की नहीं, कोई शोर नहीं। वे गायत्री मंत्र का जाप कर रहे थे। उस ध्वनि में ऐसा कंपन था जिसने मेरे रोंगटे खड़े कर दिए। मेरे देश के स्कूलों में सुबह इतनी शांति कभी नहीं होती। वहां बच्चे भागते हैं, चिल्लाते हैं, लेकिन यहां अनुशासन किसी डर की वजह से नहीं बल्कि सम्मान की वजह से था। प्रार्थना के बाद प्रधानाचार्य जी ने माइक संभाला। मैंने सोचा कि वे कोई साधारण सूचना देंगे, लेकिन उन्होंने कहा, प्यारे बच्चों, आज हमें गर्व है कि हमारे इसरो के वैज्ञानिकों ने अंतरिक्ष में एक और कीर्तिमान स्थापित किया है। और फिर
वहां मौजूद बच्चे तालियों से गड़गड़ाहट करने लगे। मैं हैरान था। एक सरकारी स्कूल के बच्चे अंतरिक्ष विज्ञान में इतनी रुचि रखते हैं। हम कक्षाओं में गए। वहां कोई डिजिटल बोर्ड नहीं था, ब्लैक बोर्ड और चौक था, लेकिन वहां जो पढ़ाया जा रहा था वह असाधारण था। 10वीं कक्षा के एक छात्र ने मुझसे पूछा, सर, आपके देश में रिन्यूएबल एनर्जी अक्षय ऊर्जा पर क्या काम हो रहा है? क्योंकि भारत अब सौर ऊर्जा में दुनिया का नेतृत्व करने की तैयारी कर रहा है। मैं अवाक रह गया। उस बच्चे की आंखों में एक चमक थी। उसके कपड़े साधारण थे, शायद उसके जूते थोड़े पुराने थे, लेकिन उसका दिमाग किसी भी पश्चिमी बच्चे से तेज था। मैंने देखा कि कक्षा शुरू होने से पहले बच्चे अपने शिक्षक के पैर छू रहे थे। यह दृश्य मेरे लिए नया था। हमारे देश में शिक्षक सिर्फ एक नौकरी है, लेकिन भारत में शिक्षक को गुरु का दर्जा दिया जाता है। उसे माता पिता के बराबर माना जाता है। यह संस्कार, यह विनम्रता, यह किताबों से नहीं सीखी जा सकती। यह इस मिट्टी की खुशबू में है। दोपहर को हम बच्चों के साथ जमीन पर बैठकर खाना खाने लगे। इसे मिड डे मील कहते हैं। रसोइया माताएं बड़े प्यार से बच्चों को गर्म खाना परोस रही थीं। मैंने देखा कि बच्चे खाना शुरू करने से पहले हाथ जोड़कर अन्न देवता को धन्यवाद दे रहे थे और अपनी थाली में एक भी दाना नहीं छोड़ रहे थे। मेरे देश के कैंटीन में हम रोज कितना खाना बर्बाद करते हैं, इसका मुझे आज एहसास हुआ। यहाँ भोजन का सम्मान ईश्वर के सम्मान जैसा है। विद्यालय से निकलते समय मेरे एक छात्र ने कहा, सर, हम सोचते थे कि हम इन्हें सिखाने आए हैं, लेकिन सच तो यह है कि हमें इनसे बहुत कुछ सीखना है। मैं चुप रहा। मेरे पास कहने के लिए शब्द नहीं थे। मेरा अहंकार धीरे धीरे पिघल रहा था। शाम को गाइड ने कहा कि हमें भारत के असली रंग देखने के लिए बाजार जाना चाहिए। हम एक बहुत पुराने और भीड़ भाड़ वाले बाजार में गए। वहां की रौनक देखकर आंखें चौंधिया गईं। रंगों की भरमार थी। साड़ियां, मसाले, मिठाइयां, हवा में अगरबत्ती और मसालों की मिली जुली सुगंध थी। भीड़ बहुत थी, लेकिन उस भीड़ में भी एक लय थी। हम एक दुकान पर रुके जहां सुंदर हस्तशिल्प हैंडीक्राफ्ट्स बिक रहे थे। मेरे छात्र खरीदारी में व्यस्त हो गए। मैं भी एक लकड़ी की मूर्ति देखने लगा। उस समय मेरा ध्यान भटक गया। मैंने अपना बैग कंधे पर टांगा और आगे बढ़ गया। हम करीब 20 मिनट तक बाजार में घूमते रहे, जलेबी का स्वाद लिया और फोटो खींचे। अचानक जब मुझे पानी की बोतल खरीदने के लिए पैसे निकालने थे, मैंने अपनी जेब टटोली। मेरा हाथ रुक गया। मेरी जेब खाली थी। मेरा बटुआ गायब था। मेरे पैरों तले जमीन खिसक गई। उस बटुए में सिर्फ पैसे नहीं थे, उसमें मेरा पासपोर्ट, मेरे क्रेडिट कार्ड और मेरे जरूरी पहचान पत्र थे। अगर वह खो गया तो मैं इस देश में फंस जाऊंगा। मेरा पूरा शरीर पसीने से भीग गया। मेरे दिमाग में फिर से वही पुरानी बातें गूंजने लगीं। भारत सुरक्षित नहीं है। यहाँ चोर उचक्के हैं। जरूर उस भीड़ में किसी ने मेरा बटुआ मार लिया होगा। मैंने चिल्लाकर गाइड को बताया, मेरा बटुआ चोरी हो गया। मैंने कहा था ना, यह जगह सुरक्षित नहीं है। अब मैं क्या करूं? मेरे छात्र भी घबरा गए। हम वापस उसी रास्ते पर दौड़े। दुकानों पर पूछा, लेकिन लाखों लोगों की उस भीड़ में एक छोटा सा बटुआ कैसे मिलता? मैं सड़क के किनारे हताश होकर बैठ गया। मेरा गुस्सा 7वें आसमान पर था। मैं भारत को कोसने लगा। मैं अपनी किस्मत को कोसने लगा। मैंने सोचा, यही तो है असली भारत। सारी अच्छाई सिर्फ दिखावा थी, असलियत तो यह गरीबी और अपराध है। तभी भीड़ को चीरते हुए एक आवाज आई, बाबूजी, ओ बाबूजी। मैंने सिर उठाकर देखा। एक बुजुर्ग महिला जिसके कपड़े बहुत पुराने और जगह जगह से फटे हुए थे, हांफते हुए हमारी तरफ दौड़ रही थी। उसके पैरों में चप्पल भी नहीं थी। उसका चेहरा धूप से झुलसा हुआ था। वह शायद सड़क पर झाड़ू लगाने वाली या कचरा बीनने वाली थी। वह मेरे पास आई और अपनी साड़ी के पल्लू से एक चीज निकाली। यह आपका है ना? मेरे हाथ कांपने लगे। वह मेरा बटुआ था। मैंने झपटकर उसे लिया और खोलकर देखा। पासपोर्ट, कार्ड और सारे पैसे, सब कुछ सुरक्षित था। एक भी नोट कम नहीं था। गाइड ने उस महिला से पूछा, माँ जी, आपको यह कहाँ मिला? उस महिला ने हाथ जोड़कर कहा, बेटा, दुकान के पास नीचे गिरा था। मैंने देखा कि साहब का फोटो इसमें लगा है। मुझे लगा कि परदेश से आए हैं। अगर यह खो गया तो बहुत परेशान होंगे। मैं तो अनपढ़ हूं, पता भी नहीं कि इसमें क्या लिखा है। बस फोटो देखकर पहचान गई और पीछे पीछे दौड़ आई। मैं सन्न रह गया। यह महिला, जो शायद दिन के 100 रुपये भी नहीं कमाती होगी, जिसके पास पहनने को ढंग के कपड़े नहीं हैं,
उसके हाथ में हजारों डॉलर थे। वह चाहती तो इसे रख सकती थी, उसकी कई महीनों की गरीबी दूर हो सकती थी, लेकिन उसने ऐसा नहीं किया। मेरा गला भर आया। मैंने कांपते हाथों से अपने बटुए से कुछ बड़े नोट निकाले और उसकी तरफ बढ़ाए। यह आपके लिए है, इनाम, कृपया इसे रख लीजिए। उस महिला ने जो किया, उसने मुझे मेरे जीवन का सबसे बड़ा तमाचा मारा। वह 2 कदम पीछे हट गई। उसने हाथ जोड़ लिए और मुस्कुराते हुए कहा, नहीं बाबूजी, मुझे यह नहीं चाहिए। हम गरीब जरूर हैं, लेकिन बेईमान नहीं। हमारे देश में मेहमान भगवान होता है। अगर भगवान का सामान गिर जाए और हम उसे वापस कर दें तो क्या उसके लिए पैसे लेंगे? उसने फिर कहा, बस अपने देश जाकर कहिएगा कि भारत में गरीब लोग रहते हैं, लेकिन उनके दिल गरीब नहीं हैं। आप खुश रहें, बस यही मेरा इनाम है। वह मुड़ी और भीड़ में कहीं खो गई। मैं वहां हाथ में पैसे लिए मूर्ति की तरह खड़ा रहा। मेरी आंखों से आंसू बहने लगे। इस बार ये आंसू डर के नहीं थे, यह शर्म के आंसू थे। यह उस पवित्रता के आगे नतमस्तक होने के आंसू थे जो मैंने उस बूढ़ी मां की आंखों में देखी थी। मैंने 35 साल दुनिया को पढ़ाया है, लेकिन आज एक अनपढ़ गरीब भारतीय महिला ने मुझे इंसानियत का सबसे बड़ा पाठ पढ़ा दिया था। गाइड ने मेरे कंधे पर हाथ रखा और धीमे से कहा, सर, यही भारत है। यहां मिट्टी में भी सोना है और वह सोना हमारे संस्कार हैं। वापसी के रास्ते में बस में सन्नाटा था। कोई छात्र कुछ नहीं बोल रहा था। सबकी आंखों में नमी थी। हम सब समझ चुके थे कि हम सिर्फ एक देश घूमने नहीं आए हैं, हम अपनी आत्मा को शुद्ध करने आए हैं। मैंने खिड़की से बाहर देखा। अब मुझे वो टूटी सड़कें या भीड़ बुरी नहीं लग रही थी। अब मुझे हर चेहरे में उस बूढ़ी मां की ईमानदारी दिख रही थी। मुझे इस देश से प्यार हो गया था, लेकिन कहानी अभी खत्म नहीं हुई थी। मुझे नहीं पता था कि जब मैं अपने देश वापस जाऊंगा तो यह अनुभव कैसे एक क्रांति लाएगा, कैसे 3000 लोग मेरी वजह से इस महान देश की यात्रा करेंगे। विमान ने उड़ान भरी और भारत की जमीन धीरे धीरे बादलों के नीचे ओझल होने लगी। 5 दिन पहले जब मैं आ रहा था तो मैं सोच रहा था कि मैं कब वापस जाऊंगा, लेकिन आज जब मैं वापस जा रहा था तो मेरा मन भारी था। ऐसा लग रहा था जैसे मैं अपने शरीर का एक हिस्सा वहीं उस पवित्र मिट्टी में छोड़ आया हूं। मेरे बगल में बैठे मेरे छात्र, जो आमतौर पर शोर मचाते थे, बिल्कुल शांत थे। एक छात्र ने अपनी खिड़की से बाहर देखते हुए कहा, सर, क्या हम वापस आएंगे? मैंने उसकी आंखों में देखा और वादा किया, हाँ, हम जरूर आएंगे। और अगली बार हम सिर्फ घूमने नहीं बल्कि नमन करने आएंगे। जब मैं अपने देश वापस पहुंचा तो मेरा परिवार मुझे लेने आया था। मेरी पत्नी ने मुझे देखते ही कहा, तुम बदल गए हो। तुम्हारे चेहरे पर वह तनाव नहीं है जो हमेशा रहता था। तुम इतना शांत कैसे लग रहे हो? तुम कहा। माजिद ने बात करते हैं। मैंने उसे कुछ नहीं कहा। घर पहुंचकर मैंने अपना सूटकेस खोला। उसमें महंगे कपड़े नहीं थे, कोई इलेक्ट्रॉनिक गैजेट नहीं था। उसमें थी बाजार से खरीदी गई कुछ रुद्राक्ष की मालाएं, कुछ किताबें और उस बूढ़ी मां की एक धुंधली सी तस्वीर जो मैंने जाने से पहले चुपके से खींच ली थी। मैंने अपनी पत्नी और बच्चों को बैठाया और उन्हें वह सारी बातें बताईं। मैंने उन्हें बताया कि कैसे भारत के पास दुनिया की सबसे तेज भुगतान प्रणाली ऊप है, कैसे वहां के वैज्ञानिक चांद के दक्षिणी ध्रुव पर पहुंच गए हैं और कैसे वहां के लोग अपनी जड़ों से जुड़े रहकर भी आसमान छू रहे हैं। लेकिन जब मैंने उस खोए हुए बटुए और उस बूढ़ी मां की कहानी सुनाई तो मेरी पत्नी रो पड़ी। उसने कहा, हमें लगा था कि हम अमीर हैं क्योंकि हमारे पास पैसा है, लेकिन असली अमीर तो वो लोग हैं। उसी रात मैंने अपने सोशल मीडिया पर एक लंबा लेख लिखा। मैंने अपनी गलती मानी। मैंने लिखा, मैं एक शिक्षक हूं, लेकिन असली शिक्षा मुझे भारत की सड़कों पर मिली। मैंने सोचा था कि भारत एक गरीब देश है, लेकिन आज मैं पूरी दुनिया को बताना चाहता हूं कि संस्कारों, मानवता और प्रेम में भारत से अमीर कोई देश नहीं है। मैंने वह पोस्ट शेयर कर दी और सो गया। मुझे नहीं पता था कि अगली सुबह क्या होने वाला था। जब मैं सोकर उठा तो मेरा फोन लगातार बज रहा था। मेरी पोस्ट वायरल हो चुकी थी। हजारों लोग उसे शेयर कर रहे थे। लोग कमेंट कर रहे थे, क्या सच में ऐसा हुआ? हमें तो मीडिया ने कुछ और ही दिखाया था। धीरे धीरे यह खबर अखबारों तक पहुंच गई। मुझे टीवी चैनल वालों ने इंटरव्यू के लिए बुलाया। वहां बैठकर पूरी दुनिया के सामने मैंने कहा, हम अपने बच्चों को डॉक्टर, इंजीनियर या वकील बनाना चाहते हैं। हम उन्हें सफल बनाना चाहते हैं, लेकिन अगर आप उन्हें एक अच्छा इंसान बनाना चाहते हैं तो उन्हें एक बार भारत जरूर भेजें। मेरा यह बयान आग की तरह फैल गया। असर यह हुआ कि न सिर्फ मेरे स्कूल के
बल्कि शहर के अन्य 5 बड़े स्कूलों के प्रिंसिपल ने मुझसे संपर्क किया। अभिभावकों की कमेटी ने मांग की कि अगले साल का टूर सिर्फ और सिर्फ भारत का होगा। जो अभिभावक पहले भारत के नाम पर नाक भौं सिकोड़ रहे थे, अब वे मुझसे आकर पूछ रहे थे, सर, क्या हम भी अपने बच्चों के साथ जा सकते हैं? हम भी उस देश को देखना चाहते हैं। 6 महीने बीत गए और फिर वह दिन आया जो इतिहास बन गया। इस बार हवाई अड्डे पर हम 40 लोग नहीं थे। इस बार हमारे साथ 3000 लोग थे। 17 अलग अलग स्कूलों के छात्र, उनके माता पिता और शिक्षक। यह हमारे शहर के इतिहास का सबसे बड़ा दल था जो किसी दूसरे देश जा रहा था और मंजिल थी भारत। जब हमारा विशाल विमान दिल्ली हवाई अड्डे पर उतरा तो नजारा देखने लायक था। 3000 विदेशी लोग और सबके मन में एक ही भाव, श्रद्धा। इस बार मैंने भारत को एक नई नजर से दिखाया। मैंने उन्हें सिर्फ ताजमहल नहीं दिखाया, मैंने उन्हें बेंगलोर और हैदराबाद के बड़े बड़े IT पार्क दिखाए, जहां दुनिया की सबसे बड़ी कंपनियों का काम भारतीय दिमाग संभाल रहे हैं। मैंने उन्हें ऋषिकेश ले जाकर गंगा आरती दिखाई, जहां हजारों दियों की रोशनी में उन्होंने शांति का अनुभव किया। एक पिता जो अपने देश में बहुत बड़े व्यापारी हैं, उन्होंने गंगा किनारे मुझसे कहा, देखो, यहाँ के हवा में कुछ जादू है। मेरा बेटा, जो घर पर कभी मुझसे ठीक से बात नहीं करता, आज सुबह मेरे पैर छूकर उठा। यह चमत्कार सिर्फ भारत ही कर सकता है। हमने इसरो के एक केंद्र का भी दौरा किया। जब हमारे छात्रों ने भारतीय वैज्ञानिकों को काम करते देखा तो वे हैरान रह गए। कम संसाधनों में इतना बड़ा काम करना, यह जुगाड़ नहीं, यह भारतीय प्रतिभा का प्रमाण है। एक वैज्ञानिक ने हमें बताया, हम सिर्फ मशीनों से नहीं, अपने जुनून से काम करते हैं। आखिरी दिन हमने एक बड़ा कार्यक्रम आयोजित किया। वहां भारत के कुछ स्थानीय शिक्षक और छात्र भी थे। मेरे एक छात्र ने मंच पर जाकर हिंदी में भाषण देने की कोशिश की। उसने टूटी फूटी हिंदी में कहा, भारत माता की जय। पूरा हॉल तालियों से गूंज उठा। वहां मैंने अपना आखिरी भाषण दिया। मैंने कहा, पूरी दुनिया में देश बहुत हैं, कोई तकनीक में आगे है, कोई पैसे में, लेकिन भारत दुनिया का इकलौता ऐसा देश है जो विश्व गुरु बनने की क्षमता रखता है, क्योंकि यही वह जगह है जहां विज्ञान और वेद साथ चलते हैं, जहां कंप्यूटर और कर्म साथ चलते हैं, जहां मंगल ग्रह पर जाने की बात होती है, लेकिन धरती मां की पूजा करना नहीं भूलते। मेरी आंखों में फिर से आंसू थे। मैंने कहा, हे भारत, मुझे माफ करना, मैंने तुम्हें समझने में बहुत देर कर दी, लेकिन अब मैं वादा करता हूं, जब तक मैं जीवित हूं, मैं दुनिया को तुम्हारी सच्चाई बताता रहूंगा। वापसी की उड़ान में मेरे पास बैठी उस बूढ़ी मां की तस्वीर थी। मैंने मन ही मन उसे प्रणाम किया। उस अनपढ़ महिला ने, उस स्कूल के बच्चों ने और उस नारियल पानी वाले ने मुझे वह सिखा दिया जो बड़ी बड़ी डिग्रियां नहीं सिखा पाई। अब मैं बूढ़ा हो गया हूं, मेरे रिटायरमेंट का समय आ गया है, लेकिन मेरे घर की दीवार पर एक बड़ा नक्शा लगा है भारत का, और मैं अपने पोते पोतियों को परियों की कहानी नहीं सुनाता, मैं उन्हें भारत की कहानी सुनाता हूं। एक ऐसा देश जो सिर्फ नक्शे पर नहीं, दिल में बसता है। सत्यमेव जयते।